हेलो चिल्ड्रन, एडजस्टमेंट एंट्री के दो और टॉपिक को लेते हैं। ये उसका दूसरा पार्ट। हम लोगों ने लास्ट वाले में कोई दो एंट्री करनी सीखी थी। अभी कुछ स्पेशल टाइप्स की फीचर्स वाली एंट्री है। अब अगली एंट्री जो है उसमें एक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम को सीखते हैं। देखिए, पहला जो यहाँ पे दिया हुआ है एक्रूड। एक्रूड इनकम का मतलब हुआ ऐसी इनकम जो इस ईयर में ड्यू हो गई है लेकिन हमको रिसीव नहीं हुई है। हमने इनकम तो हमने कर ली है लेकिन हमको रिसीव नहीं हुई। अब देखिए, अगर हमारे पास इनकम हमको रिसीव नहीं हो रही है, सपोज करिए हमको कमीशन मिलना था। अब जिससे कमीशन मिलना था तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एक्रूड कमीशन। सपोज करिए पूरे एक साल का जो कमीशन है वो 2500 रुपीज़ है। हमको इसमें से 2000 रुपीज़ का कमीशन तो रिसीव हो गया लेकिन 500 रुपये कमीशन अभी हमें नहीं मिला है। तो जो 500 रुपये कमीशन नहीं मिला है, जब हमने 31 दिसंबर को अकाउंट क्लोज किया तो ये पता चला कि अभी 500 रुपये कमीशन अभी हमें और मिलेगा। तो जो कमीशन अभी हमको 500 रुपये का और मिलेगा वो हमारी इनकम है। लेकिन कैसी इनकम है? इनकम है जो अर्न हो गई है लेकिन अभी कैश के फॉर्म में हमारे पास नहीं आई है। तो अकाउंट क्लोज करते समय इसको एसेट्स मान के हम लोग एंट्री करते हैं। अब कमीशन करते हैं। सपोज करिए यहाँ पे हम लिखते हैं एक्रूड कमीशन लिखा हुआ है। यहाँ पे है कितना? 500। अब जो एक्रूड कमीशन 500 है इसकी आपको एंट्री करनी है। तो एंट्री क्या लिखेंगे? तो यहाँ लिखेंगे एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कितनी एंट्री अमाउंट लिखेंगे? ओनली 500, केवल 500 रुपए लिखेंगे दोनों साइड। एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन, केवल 500 रुपये, क्योंकि 2500 रुपये में 2000 रुपीज़ तो हमको पहले मिल चुका है। जो मिल चुकी एंट्री होती है कमीशन रिसीव होने की एंट्री, उसके लिए हम लोग कैश की एंट्री करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। लेकिन अभी ये पैसा तो मिला नहीं है 500 रुपया, तो इसके लिए इसमें हम लोग कैश की एंट्री नहीं करेंगे, बल्कि करेंगे एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन। एक्रूड कमीशन जो है वो हमारे लिए क्या है? वो इनकम है। लेकिन कैसी इनकम? जो एज ए फ्यूचर मिलेगी, इसलिए कह सकते हैं ये हमारी एसेट्स है, जिसको बैलेंस शीट के एसेट साइड शो करते हैं। सेकेंड एंट्री देखते हैं, अनअर्न्ड इनकम। देखिए, अनअर्न्ड इनकम को हम लोग कह सकते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। यानी ऐसी इनकम थी जो हमको एडवांस में रिसीव हो चुकी है। हमें पैसा तो एडवांस मिल चुका है लेकिन अभी हमने उसकी सर्विस प्रोवाइड नहीं कराई। सपोज करिए किसी से कमीशन मिलना था। अब कमीशन जो ईयरली होता है 1200 की, हमको 1500 रुपीज़ कमीशन का रिसीव हो गया। जो 1500 रुपीज़ कमीशन का रिसीव हुआ है उसमें से 1200 रुपीज़ तो इसी ईयर के हैं, जो हमारे करंट ईयर चल रहा है इसके हैं, और जो 300 रुपये बच रहे हैं 300 मिल रहा है, ये एडवांस है। ये क्या है? ये एडवांस है। अब जो 300 रुपये जो ये एडवांस है ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, जो अब की साल हमको मिल चुके हैं, लेकिन ये एडवांस है। अब इसकी एंट्री क्या करेंगे? इसकी एंट्री का मतलब है कि अनअर्न्ड, अभी कमाया नहीं है लेकिन पैसा हमको रिसीव हो गया है। अब सबसे पहले एक एंट्री समझाने के लिए आपको हम पैसे रिसीव होने की एंट्री बता दें। जैसे हमको 1500 रुपीज़ रिसीव हुआ था इस ईयर में, तो पहले इस 1500 की एंट्री कर लें। हम ऊपर क्यों कर दे रहे हैं? ये रेस कर दे रहे हैं, ऊपर की एंट्री करते हैं। तो 1500 रुपीज़ जो हमको कमीशन में रिसीव हुआ उसे लिखें कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम। क्या है? कमीशन है, तो लिखें टू कमीशन। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। कितनी इनकम है हमारे पास? 1500 रुपीज़ 1500। लेकिन ध्यान रखिए 1500 रुपीज़ मिले तो हैं इस ईयर में, लेकिन जो इस ईयर से रिलेटेड हैं, जो करंट ईयर चल रहा है उसके क्लोजिंग करते समय जब करंट ईयर का क्लोज होगा तो केवल इस ईयर से रिलेटेड कितने? केवल 1200 हैं। जो ये 300 रुपये हैं ये इस ईयर के नहीं हैं, ये क्या है? ये नेक्स्ट ईयर के हैं, अगले साल के हैं। अब इस पैसे को इसमें से आपको अलग करना पड़ेगा ना, निकालना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं? तो एंट्री करते हैं कमीशन अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड कमीशन।
टू अर्न कमीशन अकाउंट। अब कितना पैसा एडवांस था? 300 रुपीज़, तो यहाँ केवल 300 रुपीज़ लिखेंगे। तो इससे ये होता है कि जो इस करंट ईयर में जो हमारा करंट ईयर चल रहा है, चाहे वो कैलेंडर ईयर हो, असेसमेंट फाइनेंशियल ईयर हो, उस ईयर के लिए ही है। जो बचा हुआ पैसा है वो नेक्स्ट ईयर का है, ये एज ए लायबिलिटी होती है, इसे हम बोलते हैं लायबिलिटी है, जिसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड शो की जाती है। केवल कितना? केवल 300 रुपीज़। तो ये दो सिंपल सी एंट्री हो गई। एक और एंट्री देखते हैं। अगला पॉइंट होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, देखिए डेप्रिसिएशन को हिंदी में बोलते हैं हरास। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है हरास। जो हमारी फिक्स एसेट्स होती है उसकी वैल्यू में जो कमी आती है, जो धीरे धीरे से उसकी प्राइस कम होती रहती है, उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। यानी उसकी प्राइस में जो उसकी बुक वैल्यू है, उसकी बुक वैल्यू में जो आने वाली कमी होती है, उसे बोलते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन या हरास। हरास हिंदी का वर्ड है, हिंदी में इसको हरास कहते हैं। अब पहले देखते हैं डेप्रिसिएशन की एंट्री, जनरल एंट्री क्या होगी। सपोज करिए हमने कोई फिक्स एसेट, मान ली मशीनरी परचेज की। अगर हम मशीनरी परचेज कर सकते हैं तो लिखते हैं मशीनरी परचेज वर्थ ₹10,000। 10,000 रुपये की मशीनरी परचेज की है। ये मशीनरी परचेज करते हैं 1 जनवरी को। मशीनरी परचेज करने की एंट्री जानते होंगे आप, तो लिखते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीनरी कितने की थी? 10,000 की। अब सपोज करिए हमारे उसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। 10% या 10% पर एनम लिखा होता है। यहाँ पे 1 जनवरी को हमने खरीदा हुआ है और हमारा जो अकाउंट क्लोज होगा वो होगा 31 दिसंबर को क्लोज होगा। हमारा अकाउंट क्लोज होगा 31 दिसंबर को, अकाउंट हमारा बंद हो जाएगा। जब 31 दिसंबर को अकाउंट हम क्लोज करेंगे तो ये देखेंगे 31 दिसंबर को जो क्लोजिंग एंट्री होगी वो क्या होगी। तो ये कहना है कि 10% पर एनम डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। इसका मतलब है कि जो हमारी मशीनरी की प्राइस थी, जो बुक में मशीनरी प्राइस लिखा गया है, उस पर 10% उसकी वैल्यू हर साल, एक साल में कम हो जाएगी। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन के मेथड होते हैं, कैसे कैलकुलेशन करते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड है, फिक्स बेस मेथड है, ये अलग की बात है, हम लोग केवल जनरल एंट्री करना सीख रहे हैं अभी। अब देखते हैं यहाँ पे 10% पर एनम डेप्रिसिएशन के बारे में बताता है। तो जो हमारे पास मशीनरी है उसकी वैल्यू कितनी है? 10,000। 10,000 पे कैलकुलेट करते हैं 10%, तो 10% आएगा 1,000 रुपीज़। अब ये माना जाए कि 1,000 रुपये जिसकी प्राइस है वो हर साल, हर पर ईयर कम होती जाएगी। अब जो 1,000 रुपये उसकी प्राइस कम हो रही है, इसकी एक एंट्री करते हैं। अब देखिए डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी। तो जो हमारी मशीनरी थी उसकी वैल्यू कम होगी, जो हमारी मशीनरी थी उसकी वैल्यू कम होगी। तो हम लोग पहले डेप्रिसिएशन एक तरह का एक्सपेंडिचर है, खर्च है, दिखाते हैं कैसे होगी। तो लिखेंगे डेप्रिसिएशन, ऊपर कर देते हैं एंट्री, लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू किस पर कम हो रहा है? मशीनरी, टू मशीनरी। जो पार्टिकुलर एसेट्स होगा उसका नाम लिखेंगे। अब कितनी इसकी वैल्यू कम हुई? 1,000। तो यहाँ लिखेंगे 1,000 रुपीज़, यानी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। ये इसकी एडजस्टमेंट एंट्री हो गई डेप्रिसिएशन की केवल। प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, इसकी एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 1,000 रुपीज़, यानी जो 1,000 रुपये की उसकी पर ईयर वैल्यू कम होती जा रही है।
अब इसको अगर हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे तो जब बैलेंस शीट में एसेट साइड मशीनरी का प्राइस शो करेंगे, मशीनरी 10,000 की है तो उसमें से उसका 1,000 रुपये जो डेप्रिसिएशन वैल्यू है उसको लेस करने के बाद तब दिखाया जाएगा। ये एक्सपेंडिचर है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड दिखाते हैं 1,000 रुपीज़। ये दो और कुछ 3 और एडजस्टमेंट एंट्री हो गई। इसकी प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए, बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तो जो यहाँ पे कन्फ्यूज़न है वो और क्लियर होंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।